नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था हाइड्रोजन के मदद से डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसे पता की जा सकती है, और अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के बारे में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हो तो हम हाइपोथेटिकली किस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में अनुमान लगा सकते हैं और वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, और अगर पॉसिबल होगा तो उसके सेल के ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। इन सारी चीजों पर हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। मैंने यह भी बताया है कि सेल का ईएमएफ बोला जाए या सेल का पोटेंशियल बोला जाए, दोनों ही पैरेलल टर्म है, दोनों के बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में भी बात कर चुका हूं। और ये पॉइंट्स ईएमएफ और सेल का पोटेंशियल जो बोलते हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है, ये एक्चुअल में फिजिक्स का पॉइंट है। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को कवर करेंगे तो उस समय इसके बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। यहां पर जो हमारा टारगेट है वो इसके बाद की कंडीशन का है, जहां पर हम नॉस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन की बात करते हैं। नॉस्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है आइडियली हम किस कंडीशन में कैलकुलेशन करते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी सेल के पोटेंशियल के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको कैथोड की वैल्यू पता होनी चाहिए, कैथोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता होना चाहिए, और एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता होना चाहिए। उसी की मदद से आप किसी भी बनने वाले सेल या बैटरी के ईएमएफ या सेल के पोटेंशियल के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। इस स्टैंडर्ड कंडीशंस में किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस में मैंने आपको बताया था दो चीजों का ध्यान रखना होता है, एक टेम्परेचर है और दूसरा कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन किसका? कंसंट्रेशन मैंने ये भी बता रखा है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स डिसॉल्व किए जाते हैं, उन इलेक्ट्रोड्स को जिन इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप किया जाता है उसके कंसंट्रेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन कितना लेते हैं? 1 मोलर लेते हैं, और इसी के भीतर हमारी रॉड इलेक्ट्रोड्स डिप किए जाते हैं। ये बात हमारी जानकारी में है। और इस पूरे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हम सेट करते हैं, फिक्स करते हैं 298 केल्विन। ये बात हमारी जानकारी में है। 298 केल्विन ये टेम्परेचर होगा। कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर होगा तभी ये स्टैंडर्ड वैल्यूज के बारे में हमारी जानकारी हो पाएगी। इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। मैंने यह भी बता रखा है कि अगर कंडीशन बदलती है, यानी यहां पर जो दो वेरिएबल्स हैं टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, ये अगर बदलेंगे तो बदली हुई कंडीशन में सेल का ईएमएफ या सेल का पोटेंशियल कितना बदल जाएगा उसके बारे में नॉस्ट ने हमारी जानकारी दी थी। क्या होगा वैल्यूज, वो चीज अब हम देखने की कोशिश करेंगे। एक बार यहां पर बनाएं, इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर मैंने आपको बता रखा है टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की जो वैल्यूज हैं, इनमें वेरिएशन होने पर किस तरीके से वैल्यू बदलेगा, उसके लिए नर्स ने फार्मूला हमारे पास रखा और उसके अनुसार बदली हुई वैल्यूज के बारे में कैलकुलेट कैसे करेंगे, फार्मूला दिया गया था E is equal to E0 minus 2.303 RT by NF। इसके बाद यहां पर लॉग कंसंट्रेशन वैल्यू लॉग के टर्म्स में लेना था, लॉग कंसंट्रेशन वैल्यू एनोड के इलेक्ट्रोलाइट की डिवाइडेड बाय कैथोड के जो हाफ सेल होती है उसके इलेक्ट्रोलाइट्स के कंसंट्रेशन की बात यहां पर रखी जाती है। तो एनोड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स डाले गए हैं उनका कंसंट्रेशन कितना है, और जो कैथोड का हाफ सेल होगा उसके इलेक्ट्रोड्स के जहां डिप की गई चीजें हैं जो इमेज में दर्शाई गई हैं, जो पहले 1 मोलर थी, वो वैल्यूज अगर चेंज हो जाती हैं, ये कंसंट्रेशन बदलेगा, तो उसकी बात यहां पर बताई गई थी। तो यही कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट्स का है उसी के बारे में जानकारी देते हुए ये बात रखी। यहीं से बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और नर्स्ट का कितना बड़ा रोल था केमिस्ट्री और खास तौर पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिवोल्यूशन में, उस चीज को यहां पर समझा जा सका है। मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी, उसको थोड़ा सा और करेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम एफिशिएंट बैटरी आपको तब मिलेगा जब E0 की कंडीशंस होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें E की वैल्यू E0 से ज्यादा मिल सकती है। जैसे यहां पर कंसंट्रेशन को जब हम एडजस्ट करते हैं, आप देखें तो जब हम कंसंट्रेशन की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं तो कुछ कई बार ऐसा होगा कि E की वैल्यू E0 से ज्यादा मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप सेल के बदले हुए कंडीशंस में E की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। पिछली बार जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उस समय मैंने ज्यादा फोकस किया था कि आइडियली मैक्सिमम एफिशिएंट बैटरी को पाने के लिए E0 की कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि E0 से ज्यादा E की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से कई बार आप ये भी देखेंगे कि आपके सामने E की वैल्यू E0 से कम मिलेगी। तो ये
कई सारी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिड्यूस होने वाली जो वैल्यू है, सब्ट्रैक्ट होने वाला फैक्टर है, इसकी बेसिस पर हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये जो सब्ट्रैक्ट होने वाला फैक्टर है वो तय करेगा क्या होगा। अगर इसकी वैल्यूज यहाँ पर घटाने के लिए होगी तो आप समझ सकते हैं E0 की वैल्यूज, E0 से अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो E की वैल्यू उस समय कम आएगा। अगर यहाँ पर वैल्यू ऐड होने वाली होगी तो E की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। कैलकुलेशन के कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी आप सही तरीके से बता सकते हैं क्या होना चाहिए। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कंडीशंस में दो वेरिएबल हैं, एक टेंपरेचर, दूसरा कंसंट्रेशन। नॉस ने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया और यहीं से जब कभी भी हम साइंस को पढ़ते हैं, जब कभी भी हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं, जब कभी भी हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, जब कभी भी हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब कभी भी हम मेडिकल साइंस को पढ़ते हैं, कुछ भी आप पढ़िए, जब चीजें इंटीग्रेट होने लगती हैं तब आप समझिए आपका नॉलेज सबसे बड़े लेवल पर पहुंचने लगा है। मैं यहां पर नर्स्ट इक्वेशन को बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी नर्स्ट इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल था केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस को एक दूसरे के साथ जोड़ने में। मेरे इस बात को कहने का मतलब क्या है? मेरे इस बात के कहने का मतलब यह है कि तीन ब्रांचेज ऐसी हैं, तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको इंटीग्रेट करने का यहीं से हमें क्लू मिलता है। जैसे अभी इसको नीचे लेकर के चलेंगे और समझ पाएंगे कहां से ये क्लू मिलेगा तीन बड़ी बड़ी ब्रांचेस को इंटीग्रेट करने का। सबसे पहला तो आप यहीं से देख लीजिए, एक तो मिलेगा यहीं पर, मैं हिंट दे रहा हूं, अगले लेक्चर में इस पर बात होगी कि इक्विलिब्रियम का आइडिया आपको मिलेगा। के इक्विलिब्रियम यानी आपने इंटीग्रेट कर दिया केमिकल इक्विलिब्रियम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, तो केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बीच में एक इंटीग्रेशन मिलेगा। यहीं पर जब आपको E0 या E की वैल्यूज मिलती हैं तो इसकी मदद से जो E की वैल्यू मिले, चाहे E0 की वैल्यूज मिले, जो कोई भी आप बात कह सकते हैं, इसकी मदद से आप डेल्टा G के साथ इसका रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे, -NEF के रिलेशन से। और अगर ये बात एक बार इंटर रिलेट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? आपने इसी इक्वेशन को इंटर कनेक्ट कर दिया किससे? थर्मोडायनेमिक्स से। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब कनेक्ट हो सकती है थर्मोडायनेमिक्स से। क्या ये सारी चीजें एक ही बात के बारे में जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल बात एक ही कह रहे हैं, लेकिन अलग अलग एस्पेक्ट में कह रहे हैं। अलग अलग एस्पेक्ट में कह रहे हैं क्या? एक थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बैटरी कितनी एफिशिएंट हो सकती है। एक केमिकल इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट की मदद से ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि जब बैटरी काम करना बंद कर देगी, हर किसी का एक एफिशिएंसी होता है, उस लिमिट तक जाते जाते जब बैटरी काम करते करते एक लिमिट आएगा जब बैटरी काम करना रोक देगी, उस समय तक पहुंचने में किस हद तक बैटरी काम करेगी वो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमारी मदद करेगी। इस बात को कहने का मतलब क्या है? आप 11th की केमिस्ट्री का फंडा याद करिए, जब हमने डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा होती है तो वो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही बात यहां पर एक बार इंटरकनेक्ट होगी। समझ रहे हैं? आप केमिकल इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ही ज्यादा होगी, आप समझ सकते हैं वो बैटरी उतना ही ज्यादा लेवल तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने रिएक्शन को ले जाएगी, यानी बैटरी उतने लंबे समय तक काम करने की क्षमता रखेगी। यही बात डेल्टा G भी आपको बताएगा। यही दोनों इंटरकनेक्शन से हम एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनरी आइडिया ला सकते हैं कि कैसे बैटरी काम करेगी। ये बात हो गई थी। यहीं पर एक चीज और आपको समझना है, जो बात पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां से आप देखें, यहां दो वेरिएबल हमारे सामने आ रहे हैं। एक टेंपरेचर है, आप देखिए यहां टेंपरेचर का वेरिएबल है और कंसंट्रेशन का वेरिएबल है। हम कोशिश ये करेंगे ये जो टेंपरेचर का वेरिएबल है इसको भी फिक्स कर दिया जाए। इसको फिक्स कर देने से फायदा ये होगा कि यहां बाकी सारे तो कांस्टेंट वैल्यूज हो जाती हैं, इसलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान हमें आसानी मिल जाएगी। जैसे ये देखिए R हमारे पास कांस्टेंट है, हमारे पास यहीं पर फैराडेज कांस्टेंट भी एक फिक्स वैल्यू मिल सकती है, इसलिए यहां पर 2.303 की वैल्यू को भी अगर ध्यान दें तो सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। और इसी प्रयास में अगर हमने T को फिक्स कर दिया तो केवल एक वेरिएबल हमारे पास रहेगा, वो रहेगा नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल इलेक्ट्रॉन्स। तो यही वजह है कि हमारे पास टेंपरेचर को वेरिएबल और कंसंट्रेशन के वेरिएबल में से टेंपरेचर को भी फिक्स कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, यहां तक की वैल्यूज पूरी तरीके से फिक्स हो जाएंगी, कैलकुलेशन कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। और यही प्रयास करते हुए हम यहां तक की वैल्यूज को, बात समझें, यहां तक की वैल्यूज को हम 298 केल्विन पर सेट कर देंगे तो वैल्यू बहुत इजी हो जाएगी। तो टेंपरेचर को फिक्स करेंगे 298 केल्विन पर और कंसंट्रेशन ही सिर्फ अब वेरिएबल रह जाएगा। जब ऐसा करते हैं तो ये फार्मूला सिंप्लीफाई होकर के हमारे पास कितना बनकर के आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चूंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसी प्रयास में ऐसा किया गया है। हमारे पास जो वैल्यूज बनकर के आती हैं, नॉस्ट इक्वेशन जो यहां पर आप देख रहे हैं, यह सिंप्लीफाई हो जाता है। E is equal to E0 minus 0.059 divided by N log base 10 कंसंट्रेशन किसका, एनोड का, डिवाइडेड बाय कैथोड के हाफ सेल में डाले गए इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन को ही सिर्फ हम वेरिएबल रखेंगे ताकि हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा टिपिकल ना होने पाए। और इतनी बात अगर आपने सीख लिया, नॉस्ट इक्वेशन कहता क्या है, नॉस्ट इक्वेशन कैसे
केमिस्ट्री के दूसरे ब्रांचेस को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करता है, अगर इतनी बात पता चल जाती है, काफी शानदार हो जाएगा हमारा केमिस्ट्री का लर्निंग। देखते हैं, हम इसी बेसिस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो फार्मूला हमारे पास मिला है, ये बहुत बढ़िया फार्मूला, बहुत शानदार, और इसी की मदद से हम केमिस्ट्री में अब आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बहुत सारी कंडीशंस में इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। देखते हैं, स्लाइड पर चलेंगे। स्लाइड पर क्या बात कहा गया है उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। स्लाइड पर क्वेश्चन दिया गया है जो पूरी की पूरी नर्व्स इक्वेशन को अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें किस तरीके से एक कंप्लीट सेल की कंडीशंस बदलती हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के कंसंट्रेशन चेंज किए गए हैं, उन सारी चीजों पर फोकस करते हुए हम यहां पर कैलकुलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें आप हमारी ओर देखने की कोशिश करिए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अगर कंडीशंस बदलती हैं, कंसंट्रेशन चेंज होता है, तो क्या क्या वेरिएशन होंगे, फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है, उस चीज को देखते हुए अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन देखें, एग्जांपल नंबर 1, जिसमें एक सेल को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें रिएक्शन हो रहे हैं। इसमें जो रिएक्शन कराई गई है वो मैग्नीशियम और सिल्वर के बीच में कराई गई है। मैग्नीशियम ये क्या होगा, कैटायन में बदलेगा, सिल्वर के आयंस आप समझ सकते हैं रिड्यूस होंगे। इस सेल का ई सेल की वैल्यू पूछ रहे हैं, ई नॉट सेल की वैल्यू अगर दी गई है तो आप समझ सकते हैं। इस फार्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आप हमारी ओर देखेंगे, समझेंगे यहां पर ड्रॉ करके इसको कैसे देखा जा सकता है। इलेक्ट्रोड्स को हम पूरी तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे, सीधे इसका कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला ये आ चुका है, इसी फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आपने समझ रखा है कि यहां पर मैग्नीशियम ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो इसलिए मैग्नीशियम ही यहां एनोड का काम करेगा और जो सिल्वर है वो कैथोड का काम करेगा। उससे रिलेटेड जो हाफ सेल बनी हुई हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं वो ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है। ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए यहां पर वैल्यू हम पुट करेंगे। एनोड का जो कंसंट्रेशन, उसके भीतर जो डाले गए इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसके कंसंट्रेशन की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप देखें एनोड का कंसंट्रेशन कितना है मैग्नीशियम आयन का, यहां पर आप स्लाइड पर देखेंगे और स्लाइड पर देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है, आपको वैल्यूज पुट करना है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो प्रैक्टिस कर रखा है उसी का आप यहां पर इस्तेमाल करते हुए पाएंगे। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन सारी चीजों के बारे में पढ़ रखा है और उसी को केमिकल इक्विलिब्रियम से कनेक्ट करिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पता है ना, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो पावर के रूप में चले जाते हैं। स्लाइड पर आप देखिए, सिल्वर के लिए आपने 2 मोल्स की बात किया है। 2 मोल्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है सिल्वर का, यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। ये पावर के रूप में फार्मूला पुट करते समय हमें इसकी वैल्यूज को डालना होगा। ये 2 कैसे अप्लाई करेंगे एक बार तेजी से देख लेते हैं। सब कुछ पता है आपको, इसलिए हम ज्यादा फोकस सीधे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पर करेंगे। देखिए एनोड का कंसंट्रेशन आपके पास है, कैथोड के लेवल पर जब आप जाएंगे तो कैथोड के मामले में जब इसी कैलकुलेशन को बनाने की कोशिश करेंगे तो कैथोड चूंकि 2 मोल यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो सिल्वर के लिए अवेलेबल है यहां पर वो 2 है, वो कैथोड के मामले में पावर के रूप में चला जाएगा और इस आधार पर वैल्यू कितनी होगी, इस आधार पर वैल्यू हो जाएगी यहां पर कैथोड के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और जब आप इसी फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। आपके पास कंसंट्रेशन की सारे वैल्यूज पता है, कैथोड के कंसंट्रेशन, एनोड के कंसंट्रेशन के बारे में आपकी जानकारी है, ई नॉट की वैल्यूज दी गई हैं और यहां पर जो ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं वो भी आपको पता है, कितने हैं, 2 ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, खुद से सॉल्व करिएगा। ये हमारी किताब का क्वेश्चन है, आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन लगा सकते हैं। यही क्वेश्चन आपको बोर्ड्स के एग्जाम में दिया जा सकता है, इसी क्वेश्चन को आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी दिया जा सकता है। बहुत ही माइनर लाइन है, अगर वो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है तो वो आपके बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन हो जाता है। वही चीज अगर 4 ऑप्शंस में से एक कैलकुलेशन का ऑप्शन आपको चूज करना है तो वही चीज ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बन जाती है। इस एग्जाम्पल के बाद हम अगले एग्जाम्पल में चलेंगे जो कि बहुत बड़े लेवल पर यहां पर आपको जानकारी देगा। यहां पर ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको रिएक्शन को कैसे बैलेंस करके बात करनी है वो चीज आपके प्रैक्टिस में आ रहेगा। ये चीज मैं आपको अगले एग्जाम्पल में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अगला एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है उसको देखेंगे। यहां पर एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1 था जिसका सोल्यूशन हम लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि आगे के जो प्रैक्टिस करने वाले जिस क्वेश्चन में उसमें रिएक्शन को हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी और इसमें आपको ध्यान रखना होगा इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तभी आप ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर पाएंगे और दोनों ही हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ते समय इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके कितना ट्रांसफर कहां से होगा उस चीज को आपको देखना होगा, तभी आप ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सही आइडिया बना पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एग्जांपल अपनी बुक के
अगले एग्जाम्पल को लेकर के चलेंगे, जिसमें एक वोल्टाइक सेल के बारे में जानकारी दिया गया है। यहाँ पर रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्लाइड पर एग्जाम्पल को एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। वोल्टाइक सेल दिया गया है। वोल्टाइक सेल 25 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर 298 केल्विन सेट है। सिंपल सी बात है। ये एल्यूमिनियम आयन का कंसंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोड्स बनाए गए हैं उसमें एल्यूमिनियम आयन का कंसंट्रेशन इतना, निकल आयन का कंसंट्रेशन इतना है, यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं है। ये तो बात समझ में आ गई। मैंने आपको बताया था नर्स्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, लेकिन हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाए रखने के लिए 298 केल्विन पर ही एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। आगे देखते हैं वैल्यूज। स्लाइड पर चलेंगे। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन द सेल जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, आल्सो डिटरमिन द सेल पोटेंशियल। तो इसमें हमारे पास आइडियल कंडीशन में क्या क्या वैल्यूज हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की बात कही जा चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें, एक तो ये जानना कि इसमें कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा, उसके बारे में सबसे पहले हमें पता करना होगा। आप जानते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ही ज्यादा नेगेटिव होगा, आप यहाँ पर देखें तो ये जो वैल्यूज दी गई हैं इसमें आपको मानना होगा एल्यूमिनियम जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है ये 1.66 वोल्ट है। तो एल्यूमिनियम के लेवल पर उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को -1.66 वोल्ट दिया गया। जाहिर सी बात है ये रिड्यूस नहीं होना चाहेगा और इसी वजह से यह एनोड का काम करेगा। इस बारे में आपकी जानकारी है। ये एनोड के रूप में काम करेगा, और अगर ये एनोड के रूप में काम करेगा तो निकल कैथोड के रूप में काम करेगा। कैसा बनेगा सेल एक बार बनाते हैं और उसके बाद कैसे कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। सिंपल सी बात यह है कि जो पहले का नॉलेज है उसी को आगे हमें अप्लाई करना है। एक बार बना करके देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, खेल खेल में हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, एल्यूमिनियम जिसके लिए बताया जा चुका है, एल्यूमिनियम यहां पर एनोड के रूप में काम करेगा क्योंकि उसके E0 की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में है, वो रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। दूसरे साइड में आप देख रहे हैं इसके साथ जोड़ा गया है निकल, निकल का इलेक्ट्रोड वहां पर डिपोजिशन होगा। इस घटना के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। यहां पर निकल के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसके कंसंट्रेशन, यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स डाले गए हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 0.50 मोलर यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन है। दूसरे साइड में अगर आप एल्यूमिनियम के लेवल पर देखेंगे तो उसका कंसंट्रेशन 0.001 मोलर दिया गया है। इसके अलावा दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। आप उसकी वैल्यूज को यहां पर देखें तो एल्यूमिनियम के मामले में यहां वैल्यूज दी गई हैं। एल्यूमिनियम के मामले में वैल्यू कितना होगा, E0 एल्यूमिनियम 3+ ऑब्लिक एल्यूमिनियम, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, यहां पर हम देख सकते हैं -1.66 वोल्ट। वहीं पर दूसरे के लिए जब हम सिल्वर के लिए बात कर रहे हैं, निकल के लिए यहां पर दिया गया है E0 निकल 2+ ऑब्लिक निकल। रिडक्शन पोटेंशियल के ही टर्म्स में हमारे पास वैल्यूज रहती हैं। मैं जब स्टूडेंट था तो मुझसे बहुत सारी गलतियां होती थी, वो चीज आपसे नहीं होना चाहिए। यहां पर वैल्यूज दी गई हैं 0.25 इसकी वैल्यू दी गई है। अब हम इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस देखेंगे और उसकी मदद से सबसे पहले E0 की वैल्यू को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। आपको पता है यहां पर वैल्यूज दोनों की दी गई हैं। पहले हम E0 सेल का वैल्यू पता करेंगे, जिसमें हमारा फार्मूला क्या कहता है, E कैथोड माइनस E एनोड। स्टैंडर्ड कंडीशन में ही पहले देखना होगा और हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही वैल्यूज दी गई हैं, हमें इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सबसे पहले हम कैथोड के वैल्यूज को डालेंगे -0.25 वोल्ट माइनस फिर माइनस के साइन के साथ 1.66 वोल्ट। ये हो गया हमारे E0 सेल की वैल्यू। ये वैल्यू कितनी बनकर के आती है, ये वैल्यू बाद में चल करके जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस में आएगा 1.41 वोल्ट। इस तरीके से हमारे E0 सेल की वैल्यू पता चल जाती है। जब हमारे E0 सेल की वैल्यू पता चल जाएगी उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम नर्स्ट इक्वेशन की मदद से आगे इसी चीज को एक्सपेंड करेंगे और बदली हुई कंडीशन में क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहां पर ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें सीखने का मौका मिलेगा। ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल आप देखिए एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा जबकि निकल रिड्यूस होने के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ऐसे मामले में ट्रांसफरेबल जो फैक्टर है, जो n की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हमें देखना होगा। कैसे, इस चीज को रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तभी समझ पाएंगे। आपको पता है यहां पर एनोड पर होने वाला रिएक्शन कितना है, एनोड पर होने वाला रिएक्शन है एल्यूमिनियम पहले सॉलिड फॉर्म में था, वो जाएगा एल्यूमिनियम 3+ में और अपने
3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। इसके बाद दूसरी बात होगी जो हम निकिल के लिए कहेंगे, कैथोड के लिए, कैथोड पर क्या होगा, निकिल के 2+ आयन होंगे जो एक्वस सोल्यूशन में होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके किसमें बदलेंगे, निकिल न्यूट्रल में हो जाएंगे, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। अब एक जगह हम 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जा रहे हैं, दूसरे जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, इसीलिए हम यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपकी जानकारी में होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप जानते हैं इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। इस तरीके से ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हमारे पास आ जाएंगे। इक्वेशन जो फाइनल बन करके आएगा वो क्या आएगा, उसको यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे उस इक्वेशन में क्या क्या होगा, 2 एल्युमिनियम जो सॉलिड फॉर्म में है प्लस 3 निकिल आयन जो एक्वस सोल्यूशन में है। आप समझ सकते हैं ये पूरी इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंजेबल जो ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, अभी आप इसी इक्वेशन में देख सकते हैं। 2 एल्युमिनियम आयन में ये बदलेगा एक्वस सोल्यूशन में जा करके, प्लस यहीं पर 3 मोल्स निकिल जो सॉलिड फॉर्म में है। अब आप यहां पर देखें तो जो ट्रांसफरेबल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं। क्यों, क्योंकि आपने 3 × 2 दोनों ही साइड में किया है। इसका मतलब यह है कि जब आप नर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज जब यहां डालेंगे उस समय एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम का आपको प्रैक्टिस करते हुए यहां पर आगे बढ़ना होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना होगा, इसका क्या मतलब है, केमिकल इक्विलिब्रियम के कौन से कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो होंगे उस चीज को भी मैं दिखाऊंगा। स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है वो पावर के रूप में जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर के रूप में जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप एल्युमिनियम के लिए बात करेंगे तो उस समय जो एनोड का जो कंसंट्रेशन होगा, एनोड के कंसंट्रेशन को आप लेते हैं ना तो उसके लेवल पर 2 का पावर कर देंगे, और जब आप निकिल के लेवल पर बात करेंगे तो उस समय ये पावर कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर के रूप में चले जाते हैं, ये बात हमारी समझ में आता है। तो नर्स्ट इक्वेशन में जब आप अप्लाई करेंगे, ये रिएक्शन दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप समझ सकें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगाना होता है, और यहां पर आपको ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे पता करनी होती है, वो सारी चीजें आपको सिखाने के मकसद से ही हमने इस इक्वेशन की प्रैक्टिस कराई थी। चलते हैं नीचे देखते हैं एक बार इसी चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या क्या चीजें हमारे पास बन करके आएंगी। तो आपको पता होना चाहिए जो यहाँ रिजल्ट आएगा वो ई सेल होगा इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6, चूंकि ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स इतने थे। और जब आप एल्युमिनियम की बात करेंगे, एल्युमिनियम के कंसंट्रेशन की बात करेंगे, तो आपको मैंने बता रखा ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप किस रूप में ले जाएंगे, पावर के रूप में ले जाएंगे। और इसी प्रयास में यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2⁻²। अब देखें ये 2⁻² डिवाइडेड बाई यहाँ पर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ निकिल आयंस के बारे में बात करेंगे, और इस तरीके से हमारे पास ऊपर की ओर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर इक्वेशन के अनुसार 2⁻³ हो जाएगा। जब इसमें कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट की जाएंगी, आप समझ सकते हैं सारी चीजें अपने आप निकल आएंगी। आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू सिंपली पुट करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बेहतर जानकारी ले लिया। स्लाइड पर आप एक बार क्वेश्चन को फिर से दोबारा देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सेटअप को, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया गया ताकि इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन आसान हो सके। एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन, निकिल का कंसंट्रेशन दिया गया है, इक्वेशन को बैलेंस करना था। इसमें सेल के पोटेंशियल को बदली हुई कंडीशन में कितनी सेल की पोटेंशियल आएगी उसके बारे में बात किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे और उस दौरान इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कितनी वैल्यू आएगी उसके बारे में बात करेंगे, वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको हिंट दे रखा है, यहां से हम कनेक्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम से नर्स्ट इक्वेशन, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कनेक्शन हम केमिकल इक्विलिब्रियम से बनाने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में।